हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 4 आकांक्षी जिलों का 4 केंद्रीय मंत्रियों ने दौरा किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव पहुंचे और उन्होंने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाते हुए सीधे मुख्यमंत्री से कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को यूपीए के कार्यकाल से ज्यादा राशि दे रही है। 3 साल में छत्तीसगढ़ को जीएसटी और ग्रांट से 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। वे इन आंकड़ों पर मुख्यमंत्री से बहस के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आई हैं, जो देश के उन 117 जिलों में शामिल है जिन्हें आकांक्षी जिला घोषित करते हुए मोदी सरकार ने कम विकसित मानते हुए यहां विकास की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। सिंधिया ने टेडेसरा स्थित बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर आरोहण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से बात भी की। लगातार राज्य सरकार की ओर से फंड नहीं दिए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को यूपीए के कार्यकाल से ज्यादा राशि दे रही है। 3 साल में छत्तीसगढ़ को जीएसटी और ग्रांट से 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। वे इन आंकड़ों पर मुख्यमंत्री से बहस के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में काम को लेकर राज्य सरकार की रुचि नहीं है। वे कई बार इस मुद्दे पर सीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं। उन्होंने पीएम आवास का लाभ गरीबों को नहीं मिलने और कुपोषण की स्थिति को लेकर आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो 40% राशि दी जानी चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, वो पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। अगर कोई सरकार प्रदेश में ऐसी नीति अपनाए जो गरीबों को अपने हक से पूर्ण रूप से मुक्त कराने की कोशिश करे, तो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण विषय नहीं हो सकता। मुझे तो आश्चर्य है कि भूपेश जी इतने सफेद झूठ बोलने की आदी बन चुके हैं। मुझे उनके तरफ से अभी तक एक पत्र नहीं मिला है, मेरे पत्र का जवाब नहीं मिला है, और मैंने उन्हें कई पत्र लिखे हैं ताकि हम लोग मिलकर, मेरी एक सहयोग की नीति है, सहयोग की विचारधारा है, हम लोग मिलकर हर प्रदेश के नागर विमानन क्षेत्र में विकास और प्रगति लाएं। तो जहां कांग्रेस के शासनकाल में 55,000 करोड़ 5 साल में छत्तीसगढ़ को प्रदेश को मिला था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां थी, आज जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में स्थापित है, पिछले 3 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार से राशि के रूप में, अनुदान के रूप में और जीएसटी के भाग के रूप में दिया गया है। तो इन आंकड़ों पर बहस करने के लिए मैं कल तैयार हूं, अगर भूपेश जी तैयार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में 70% तक कुपोषण रहा। हमारी सरकार आने के बाद सीएम ने सुपोषण अभियान शुरू किया और अब स्थिति में सुधार हुआ है। कुपोषण 15 साल में इतना कुपोषण रहा, कहीं कहीं तो 70% कुपोषण रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुपोषण अभियान चालू किया है, उसमें काफ़ी लोगों को उसमें लाभ हुआ और ये आपकी बहुत उसमें कम हो रहा है। इधर 3 अन्य केंद्रीय राज्य मंत्रियों अश्विनी कुमार चौबे, देवू सिंह चौहान और भानु प्रताप सिंह ने दंतेवाड़ा, कांकेर और कोरबा जिले का दौरा किया। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने दंतेवाड़ा जिले के 59 गाँव में 51 करोड़ रुपए खर्च कर नए मोबाइल टावर लगाने की बात कही। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कांकेर में बैठक लेकर स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, कौशल के बुनियादी ढांचे में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। 51 करोड़ रुपीस खर्च करके अभी यहाँ के 59 गांव में जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ हम टावर करेंगे। दंतेवाड़ा के हर जिले में कनेक्टिविटी पहुँचे, उसका हमने संकल्प भी किया कि ये इस जिले में अच्छी प्रगति की है और आने वाले समय में ये जिला निश्चित ही अभी तक उसने 33 रैंक प्राप्त की है। अब तक 5 केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा हो चुका है।
गुरुवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दौरे पर रहेंगे और वे राज्य में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के सिलसिलेवार दौरे से सूबे की सियासी फिजा गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटन और संस्कृति विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत सहित दोनों विभाग के अधिकारी यहां मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी योजनाओं के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही इसमें लोक कलाकारों से सहयोग लेने की बात कही। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की तर्ज पर बस्तर, सरगुजा और रायपुर में लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सतरेंगा, गंगरेल और चित्रकूट में कम बजट के होटल खोलने का निर्देश दिया। उन्होंने ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों, पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ाने की बात कही। बैठक में दोनों विभागों के मंत्रियों के अलावा छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और उपाध्यक्ष चित्ररेखा साहू भी मौजूद रहे। संस्कृति विभाग में जितनी योजनाएं संचालित है उसी का समीक्षा था और अभी जितनी भी योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार के संदर्भ में निर्देश मिला है कि लोक कलाकारों को उसके लिए काम देना है ताकि योजनाओं का अच्छे से प्रचार प्रसार हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत और डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ बस्तर बैंड के प्रोग्राम में डांस किया। नृत्य समूह की सबसे छोटी बच्ची की गोद में उठाकर मुख्यमंत्री थिरके और महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों की वजह से लोग यहां आने से बचते हैं। हमारी कोशिश पर्यटन बढ़ाने की है। उन्होंने कहा कि बहुत सी जनजाति बोली सिमटती जा रही है, लिहाजा हम 16 प्रकार की बोली और भाषा को पहली और दूसरी कक्षा के पाठ्यक्रम में रखने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पद्मश्री हलधर नाग समेत महोत्सव में शामिल साहित्यकारों का सम्मान भी किया। महोत्सव में 104 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा। इसके अलावा जनजातीय समुदाय के लोगों की पुस्तकों, कलाकृतियों, पेंटिंग्स आदि की भी प्रदर्शनी लगाई गई। छत्तीसगढ़ में 16 प्रकार की बोली और भाषा है, जिसमें कुड़ुक है, सुरगुजिया है, हमारे भतरा है, मुरिया है, मारिया है, गोड़ी है, हल्बी है, छत्तीसगढ़ी है, सादरी है। तो 16 प्रकार के ऐसी बोली और भाषा है जिसमें पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साहित्य के बारे में जो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, साहित्य और उनके जनजीवन में क्या एक सेतु के रूप में काम करेगा और 3 दिवसीय जो यहाँ चर्चा होगी तो निश्चित रूप से एक अच्छा निचोड़ हम लोग को मिलेगा जो आगे हम लोग को काम करने में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बिलासपुर में आप ने पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी गोपाल राय ने भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों से लोग परेशान हैं और बदलाव चाहते हैं। इसे देखते हुए केजरीवाल सरकार की नीतियों को हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर प्रशिक्षित करने का प्लान बनाया है। 1 मई से 10 मई के बीच पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी और इसके अलावा प्रदेश के सभी गांव और मोहल्लों में 25 मई से लेकर 25 जून 1 महीने तक जनसंवाद अभियान चलाया जाएगा, जिसके जरिए पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच पहुंचाने के साथ ही गांव और मोहल्ले स्तर पर टीम के विस्तार का काम भी किया जाएगा। 90 विधानसभा के पदाधिकारियों का आज यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है, जिसमें 2 बड़े निर्णय हम लोगों ने लिए। 1 मई से 10 मई के बीच में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर अब ग्रासरूट लेवल पे संगठन विस्तार का काम पार्टी शुरू करने जा रही है। जीरम घाटी हत्याकांड की जांच के लिए बने नए आयोग ने आज पहली सुनवाई बिलासपुर के सर्किट हाउस में की और जिसमें प्रारंभिक तौर पर पक्षकारों के वकालतनामा और शपथ पत्र लिए गए।
आयोग अब इस मामले में 7 मई को रायपुर में सुनवाई करेगी। इस दौरान कांग्रेस के नेता जितेंद्र मुदलियार, निखिल द्विवेदी की तरफ से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने शपथ पत्र के साथ वकालतनामा प्रस्तुत किया। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता सुदीप अग्रवाल ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग भी शपथ पत्र देना चाहते हैं वो सुनवाई के दौरान दे सकते हैं। लिखने की राज्य सरकार ने करीब 5 महीने पहले 2 सदस्यीय रिटायर्ड जस्टिस सुनील अग्निहोत्री और सुनील मिन्हाजुद्दीन के न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था और आयोग को 6 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना था, लेकिन सुनवाई की प्रक्रिया में ही 5 महीने लग गए और अब नए आयोग की सुनवाई में पूर्व में जारी जांच के बिंदुओं के साथ ही 3 नए बिंदुओं को भी शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं का इतिहास बताता है कि चिलचिलाती धूप, लू और बढ़ती गर्मी में अक्सर बस्तर में नक्सली अपनी धमक दिखाने की कोशिश करते हैं। बीते कुछ घंटों में घटी नक्सली वारदातें भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि नक्सली सक्रिय हो गए और इस बार उनके निशाने पर सुरक्षा कैंप, निर्माण कार्य में लगे वाहन और अंदरूनी सड़कें। अफसरों का दावा है कि उनकी पैनी नजर नक्सलियों के हर मूवमेंट पर है। उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर नक्सल मोर्चे से आई ये 5 तस्वीरें। कहीं हाईवे पर उत्पात, कहीं ग्रामीण की हत्या, तो कहीं सर्चिंग पर निकले जवानों पर घात लगाकर हमला। ये तस्वीरें मैसेज दे रही हैं कि बस्तर से लाल आतंक कभी खत्म नहीं हुआ। तमाम दावों और दबाव के बावजूद नक्सली घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आते। गर्मी की दस्तक के साथ ही नक्सल फ्रंट पर एक बार फिर गहमा गहमी बढ़ गई है और इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, पारा चढ़ते ही क्यों हमलावर होते हैं नक्सली? ताड़मेटला, बुरकापाल और तर्रेम से लेकर जीरम तक नक्सलियों ने गर्मी के महीने में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। अगर नक्सलियों की पिछली रणनीति पर गौर करें तो अक्सर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए लाल आतंक गर्मियों के आते ही अलग अलग तरीकों से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वैसे अधिकारियों का दावा है कि वो हर एक नक्सल मूवमेंट पर नजर रखे हैं और मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। आतंक के बल पर क्षेत्र में एक भय के माहौल निर्मित करके इलाका में अपना वर्चस्व को दिखाने के लिए इनके द्वारा एक असफल प्रयास की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से विगत 3 वर्षों में लगातार अंदरूनी इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर एक सुरक्षा कैंप के माध्यम से क्षेत्र की जनता को सड़क, पुल, पुलिया, बिजली आपूर्ति, पीडीएस दुकान एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा, तो इसी से क्षेत्र की जनता का विश्वास प्रशासन के प्रति काफी मजबूत हुआ है। नक्सल हिंसा का दंश बस्तर कई दशकों से झेल रहा है। सरकारें आई और चली गईं, लेकिन समाधान पूरी तरह नहीं हो पाया। पर हर बार दावों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की एक नई सियासत जरूर दिखाई पड़ी। हम लोग सब चौकन्ने हैं और लगातार चाहे सीआरपीएफ के हो, चाहे हमारे पुलिस के डीजीपी, वो सब लोग संपर्क में हैं और यही समय रहता है जब नक्सलियों को मुठभेड़ भी होती है, आना साना होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं। भूपेश बघेल जी ने पिछले दिनों कहा था वहाँ पे बस्तर के अंदर में कि हम बातचीत करके उसको हल कर लेंगे। करिए ना, केवल जो है एकला चलो, राजनीति करो, आरोप लगाओ, उससे समस्या का निराकरण नहीं है। ये कोई दल की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की बात है। जाहिर तौर पर बीते कई वर्षों में नक्सली गर्मियों में बड़े हमले करते रहे हैं। अधिकारियों को भी इसका पता है और वो भी इसके मुताबिक अपनी रणनीति बनाते और बदलते रहे हैं। पर अंत में सवाल वही, ये सिलसिला कब तक चलेगा? लाल आतंक के काउंटर की तरफ आखिर किस रणनीति को कामयाबी मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बात करेंगे एक ऐसी तस्वीर की जो दूर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा से आई है, जहां पर खाकी का चेहरा भगवान के रूप में नजर आया। हम बात कर रहे हैं जिले के पालनार इलाके की, जहां एक महिला प्रसव से तड़प रही थी। महिला के परिजनों ने महतारी एक्सप्रेस को फोन किया, लेकिन नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाका होने की वजह से एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद परिजन महिला को खाट पर लादकर अस्पताल लेकर जाने लगे। परिजनों की बेबसी देखकर इलाके में तैनात जवान का कलेजा पसीज गया। जवान ने खुद ही खाट को अपने कंधे पर उठा लिया और महिला को अपनी गाड़ी तक लेकर गया, जहां से महिला को अस्पताल ले जाया गया। खाकी के मानवीय चेहरे की हर कोई प्रशंसा कर रहा है।
छत्तीसगढ़ में 5 अलग अलग पावर कंपनियों को मिलाकर अब 3 कंपनी बनाई जाएगी। पावर कंपनीज के बोर्ड में इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और उसे राज्य सरकार की अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विघटन के बाद से ही हर साल पावर कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जिसके कारण अब उन्हें वापस कम करने का निर्णय लिया गया है। एक बार फिर बदलेगा पावर कंपनी का स्वरूप। एक बोर्ड को तोड़कर बनाई गई थी 5 कंपनियां। अब 5 कंपनियों को कम करके बनेंगी 3 कंपनियां। 12 साल में 7,965 करोड़ का घाटा बनी मुख्य वजह। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के घाटे को कम करने के लिए इन 5 कंपनियों को मिलाकर 3 कंपनियां बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया है। बिजली कंपनी के अफसरों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेडिंग कंपनी को ट्रांसमिशन में, वहीं होल्डिंग कंपनी को जनरेशन कंपनी में मर्ज किया जाएगा, जबकि वितरण कंपनी का स्वरूप यथावत रखा जाएगा। ऊर्जा विभाग की हाल में हुई समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसके बाद इसे सरकार की अनुशंसा के लिए भेज दिया गया है। 3 कंपनी बनाने के लिए हमको अप्रूवल मिला हुआ है सरकार की तरफ से। उसका प्रपोजल बना के हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है। जिस दिन भी कैबिनेट मीटिंग को हम लोग वेट कर रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी होगा और 3 कंपनियां बन जाएंगी। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, होल्डिंग और ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक बोर्ड को तोड़कर 5 कंपनियां बनाई गई थी, तो वापस इसे 3 क्यों किया जा रहा है। दरअसल 2009 में 5 पावर कंपनियां अस्तित्व में आई, लेकिन उसके पहले के आंकड़े पर गौर करें तो साल 2007-8 में बोर्ड को 457 करोड़ का फायदा हुआ। साल 2008-9 में 754 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, लेकिन इसके बाद तस्वीर बदलती गई और फायदे में रहने वाले बोर्ड की पहचान घाटे वाली कंपनी के तौर पर होने लगी। पिछले 12 साल में वितरण कंपनी को करीब 8,840 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि जनरेशन कंपनी को 316 करोड़ रुपए और ट्रांसमिशन कंपनी को 561 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा। कुल मिलाकर पिछले 12 साल में पावर कंपनियों को तकरीबन 7,965 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। जानकार मानते हैं कि इतनी राशि में एक नया पावर प्लांट खड़ा किया जा सकता है। कहीं ये बंदिश नहीं है कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक छत के नीचे नहीं रह सकते। कोई बंदिश नहीं है कानून। ये तो पब्लिक के इंटरेस्ट में, स्टेट के इंटरेस्ट में है कि 5 की जगह 1 कंपनी होना चाहिए। एज ऑन टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग, कम से कम 150-200 करोड़ रुपए आराम से बच जाएगा। उधर पावर कंपनीज के मर्जर के प्रस्ताव पर पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने आपत्ति जाहिर की। ऐसा नहीं कि इंजीनियर्स कंपनियों का मर्जर नहीं चाहते। बिजली नियामक आयोग के पूर्व सचिव पीएन सिंह के मुताबिक कंपनीज के मर्जर से निश्चित तौर पर नुकसान कम होगा, लेकिन इस मर्जर का फायदा तभी होगा जब 5 कंपनियों को मर्ज करके पूर्व की तरह 1 कंपनी या बोर्ड बने। उनका कहना है कि ऐसा नहीं करने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। पीएन सिंह के मुताबिक फायदे वाली कंपनीज को अपने टोटल प्रॉफिट का करीब 30% टैक्स के तौर पर देना पड़ता है, लेकिन अगर सभी कंपनीज को एक कर दिया जाए तो टैक्स के रूप में दी जाने वाली राशि के नुकसान की भरपाई आसानी से हो सकती है। आइए अब आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे कभी फायदे वाला बोर्ड अब घाटे वाली कंपनियों में बदल चुका है। साल 2009 में कंपनियों को कुल 144 करोड़ रुपए, साल 2010 में 223 करोड़, साल 2011 में 958 करोड़ रुपए, साल 2012 में 1,895 करोड़ रुपए, साल 2013 में 501 करोड़ रुपए और साल 2014 में 1,317 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ये साल 2009 से लेकर 2014 तक के आंकड़े हैं। इसी तरह अगर साल 2009 से 2020 के बीच की बात करें तो तीनों कंपनीज को मिलाकर तकरीबन 7,965 करोड़ का नुकसान हुआ है। सीएसईबी को 5 कंपनियों में बांटने से न सिर्फ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का कामकाज प्रभावित हुआ है, बल्कि ओवरहेड और स्थापना व्यय में भी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के ही अधिकारियों का मानना है कि 5 कंपनी को हटाकर 3 कंपनी यदि की जाती है तो इससे स्थापना और ओवरहेड एक्सपेंस को कम किया जा सकता है, जबकि इंजीनियर्स फेडरेशन का मानना है कि 5 कंपनियों के बजाय सिर्फ एकीकृत कंपनी यदि की जाती है तो इससे सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए का बचत होगा। साथ ही साथ आम जनता को बिजली की बढ़ोतरी से भी राहत मिलेगी। यहाँ कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन। बोल रहा है मध्य प्रदेश। नमस्कार।